वहाँ पर कोई है। कौन है वहाँ? मार देगा हमें वो। उस कमरे में काला साया है। वो देखो कोई गुजरा। I can feel someone breathing. अस्सलाम वालेकुम। एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ आरएचएल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की कहानी कराची के एक कॉल सेंटर की है, जहां पे आप में से किसी न किसी ने ज़रूर काम किया होगा। कॉल सेंटर का नाम तो मुझे बताने से मना किया गया है, तो मैं वो तो नहीं बताऊंगा, पर उसमें जिसने भी काम किया होगा वो शायद पहचान जाए। आज की कहानी जिस भाई ने हमें भेजी है, उसने नाम बताने से भी मना किया है, पर वो उस कॉल सेंटर में फ्लोर मैनेजर था और बाद में ऑपरेशंस मैनेजर बन गया था। आखिर तक सुनना कहानी को, क्योंकि जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए हैं उसके साथ वो बहुत खौफनाक हैं। पर अगर कहानी सुन रहे हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो। इससे पहले कि आप भूल जाओ, तो वक्त ज़ाया नहीं करते और शुरू करते हैं। मैं कराची के एक कॉल सेंटर में काम किया करता था। मुझे इस कॉल सेंटर में काम करते 1 साल हुआ था और यहाँ काम के 8 महीने बाद मुझे फ्लोर मैनेजर बना दिया गया था। हम जिस कैंपेन पे काम करते थे वो यूके की थी, तो रात 9 बजे सब की शिफ्ट्स ख़त्म हो जाती थी और सब कॉल सेंटर एजेंट्स अपने घर चले जाते थे। हम 3 फ्लोर मैनेजर्स थे, तो हम पूरे शिफ्ट की ब्रीफिंग वगैरह दे के 9:30 से 10 बजे तक घर के लिए निकलते थे। अब मैं आपको कॉल सेंटर के बारे में बताऊं, तो ये एक 3 स्टोरी बिल्डिंग थी, जिसमें एंटर होते ही लिफ्ट्स और सीढ़ियाँ थी। सेकंड फ्लोर पे कोई और बिजनेस था और थर्ड फ्लोर पर हमारा था। उसके ऊपर एक छत थी जो हम ही यूज़ करते थे। ग्राउंड फ्लोर पे गार्ड बैठता था और वहीं पे साइन इन के लिए रजिस्टर भी रखा था। अब न्यूज़ मिली कि यूके की कैंपेन ख़त्म होने वाली है और हमारे जो ऑपरेशंस मैनेजर थे उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। ये सब के लिए थोड़ा पैनिक होने वाला टाइम था, क्योंकि हम सबको अपनी नौकरी की फ़िक्र लग गई थी। वो टाइम कॉल सेंटर में थोड़ा टेंस रहा, पर जाते जाते ऑपरेशंस मैनेजर ने ये गुड न्यूज़ दी कि 2 और कैंपेन्स आ गई हैं जो यूएस और कनाडा की हैं। तो हम लोग करंट एजेंट्स को रिटेन करेंगे, पर शिफ्ट्स रात की होंगी टाइम जोन की वजह से। और नए ऑपरेशंस मैनेजर के लिए हम तीनों फ्लोर मैनेजर्स को कहा गया कि अप्लाई कर दो। हमने अप्लाई किया और मैं सक्सेसफुल हो गया और ऑपरेशंस मैनेजर बन गया। अब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, जो कि शाम में होती थी, तो अभी तक रात में हमने काम शुरू नहीं किया था। कैंपेन्स बड़ी थीं, तो और एजेंट्स भी हायर किए और फाइनली फ्लोर लाइव हो गया रात में कॉल्स के लिए। कॉल सेंटर में काम 5 रात होता था, संडे नाइट से थर्सडे नाइट तक। शिफ्ट रात 9 बजे स्टार्ट होती थी और एजेंट्स को 2 10-10 मिनट्स के ब्रेक मिलते थे और एक 45 मिनट्स का डिनर ब्रेक। डिनर ब्रेक से थोड़ी देर पहले हम एजेंट से ऑर्डर लेते और डिनर लेने के लिए किसी को भेज देते थे, और जब डिनर होता तो सब छत पे जाके साथ डिनर करते। छत पे 30 से 35 के करीब लोग होते थे और एक रौनक लगी होती थी। क्योंकि एज ऑपरेशंस मैनेजर मैं पहली बार काम कर रहा था, तो काफ़ी प्रेशर था और कैंपेन्स बड़ी होने की वजह से काफ़ी काम पेंडिंग हो गया था। तो जो पहला वीकेंड आया तो मैंने सोचा कि एक रात आके अपना सारा काम निपटा लूँगा और क्लाइंट से भी कुछ डिस्कस करना था। मेरे पास एक्सेस था, तो मैं फ्राइडे नाइट को कॉल सेंटर चला गया, तकरीबन 10 बजे के करीब। उस दिन कार्ड भी नहीं था, तो मैंने खुद ही लिफ्ट खोली और ऊपर जाके अपना वॉलेट और गाड़ी की चाबियां ड्रॉर्स में रख दी और काम में मसरूफ़ हो गया। अब 1.5 घंटा ही हुआ होगा कि मेरी मंगेतर का फ़ोन आ गया और मैं काम के साथ उससे बात करने लगा और फिर बात करते करते छत पे चला गया कि थोड़ा ब्रेक हो जाएगा और सिगरेट भी पी लूँगा। अब मैं छत पे गया और अपनी मंगेतर से बात करने लगा।
फ़ोन तो बस 5-10 मिनट के लिए आना था, पर जब बात शुरू हुई तो बस बात चलती रही और मैं बातें करते करते उनमें जैसे गुम ही हो गया। अब मैं अपनी मंगेतर से बात कर रहा हूँ। एक हाथ में फ़ोन है और एक हाथ में सिगरेट, और मेरा सर नीचे है और मैं छत पे इधर से उधर चल रहा हूँ बात करते करते। और मुझे महसूस हो रहा है कि छत पे और लोग भी हैं जो इधर से उधर चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे जब शिफ्ट्स होती थी तब होते थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे डिनर टाइम हो और एजेंट्स बातें कर रहे हों, डिनर कर रहे हों और इधर उधर चल रहे हों, पर मैं बातों में इतना मगन और गुम था कि ये एहसास ही नहीं हुआ कि आज तो छुट्टी है और मैं इस छत पे अकेला हूँ। मेरी मंगेतर भी कहती है कि आज तो काफ़ी रश है आपके कॉल सेंटर में, आपके एजेंट्स बहुत ज़ोर से बात करते हैं, काम वाम नहीं करते ये। तो मैंने बेदिहानी में कहा कि डिनर टाइम है तो सब छत पे डिनर कर रहे हैं, वरना कॉल्स पे ही लगे होते हैं बेचारे। जब तक मैंने बात की मुझे यही लगा कि डिनर टाइम है और सब एजेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, पर जब बात करते हुए 1 घंटा हुआ तो कॉल खुद ब खुद ड्रॉप हो गई और मेरा ध्यान फ़ोन से हटा और जब मैंने ऊपर सर उठा के देखा तो छत खाली थी। मैं सोचने लगा कि मुझे तो शायद ऐसा लग रहा था कि यहाँ एजेंट्स हों और आज तो फ्राइडे नाइट है और छुट्टी है, तो मुझे ऐसा क्यों लगा, मुझे ऐसा महसूस क्यों हुआ। मैंने वहम समझा और इस बात पे भी ध्यान नहीं दिया कि मेरी मंगेतर ने कहा था कि आज तो काफ़ी लोग हैं आपके साथ। मेरी मंगेतर की कॉल आई तो मैंने उसे कहा कि अब मैं नीचे जाके काम करता हूँ, 1-8 घंटे में फ्री हो जाऊँगा तो कॉल करूँगा। तो उसने कहा कि आज जल्दी ऑफ करोगे क्या? तो मैंने कहा कि नहीं, आज छुट्टी है और मैं पेंडिंग काम निपटाने आया हूँ। वो चुप हुई और फ़ोन रख दिया, पर उसने भी ये नहीं नोट किया कि उसे आवाज़ें आ रही थीं जब हम बात कर रहे थे। नोट करती और मुझे बताती तो शायद उसी वक्त मुझे एहसास हो जाता कि कुछ गड़बड़ है। अब मैं छत से नीचे जाने के लिए डोर पे आया तो मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ दी। मैं एकदम चौंका और पीछे इधर उधर देखने लगा, पर कोई नहीं था। तो मैं वहम समझ के नीचे अपने क्यूबिकल में आ गया। मेरा क्यूबिकल ग्लास का था तो मुझे उससे पूरा फ्लोर नज़र आता था और सामने मेन डोर भी जो कि ग्लास का था, तो वहाँ से और रूम्स भी नज़र आते थे। अब मैं फुल कंसंट्रेशन के साथ काम में मसरूफ़ हो गया। फ्लोर पे बिल्कुल सन्नाटा था और मुझे सिर्फ अपनी सांसों की आवाज़ आ रही थी या वक्तन फ़वक्तन मेरे फ़ोन पे मैसेजेस की। उसके अलावा कोई आवाज़ नहीं थी कि अचानक मुझे फ्लोर से फ़ोन डायल होने की आवाज़ आई। मुझे हैरानगी हुई और मैं अपनी चेयर से उठ गया कि फ़ोन किसने डायल किया। मैं अपने क्यूबिकल से बाहर निकला और देखता हूँ कि फ्लोर पे एक फ़ोन डायल हुआ है और रिंगटोन बज रही है। मैं अभी कंफ्यूज खड़ा देख ही रहा होता हूँ कि वो फ़ोन वॉइस मेल पे जाता है और इंग्लिश में कोई गोरा कहता है कि आई एम नॉट अवेलेबल, और फ़ोन कट जाता है और डिसएंगेज होने की टोन बजने लगती है। मैं फ़ोन का रिसीवर उठाता हूँ और चेक करता हूँ कि ये डायल कैसे हुआ, और ऐसे डायल हुआ कि किसी को सही नंबर भी मिल गया, ना ही कोई टाइमर वाला ऑप्शन था फ़ोन में। तो ये कैसे हुआ? मैं बहुत कंफ्यूज था, पर उस वक्त भी कोई पुरस्कार फीलिंग नहीं हुई थी मुझे, और मैंने फ़ोन नीचे रखकर इधर उधर का जायज़ा लिया और फिर क्यूबिकल में आके काम करने लगा। थोड़ी देर ही हुई होगी तो मैंने वहीं क्यूबिकल में ही सिगरेट जलाई और एशट्रे को अपने पास कर लिया कि उसमें ऐश फेंकूंगा, और फिर काम में लग गया। सिगरेट ख़त्म हुई और जब मैंने उसे बुझाने के लिए एशट्रे में उसे डालना चाहा तो एशट्रे वहाँ नहीं थी और सारी ऐश टेबल पे गिरी हुई थी, और एशट्रे उस जगह थी जहाँ से मैंने उसको अपनी तरफ किया था।
अब मैं थोड़ा घबराया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने एशट्रे को अपनी तरफ किया था और उसमें अपनी सिगरेट की कुछ ऐश भी गिराई थी जो उसमें थी। इसे मूव किसने कर दिया? मैं एशट्रे में सिगरेट बुझाकर क्यूबिकल से बाहर निकला और पूछने लगा कि कोई है यहाँ, और पूछते हुए मेन डोर खोलकर देखने लगा और फिर पूछने लगा कि कोई है यहाँ, पर कोई होता तो जवाब देता। कोई नहीं था। मैं वापस अंदर आया और क्यूबिकल में जाकर अपनी मंगेतर को कॉल मिलाई और उसे बताने लगा कि मेरे साथ कुछ अजीब चीज़ें हुई हैं अभी। मेरी मंगेतर ने कहा कि जब मैं आपसे बात कर रही थी तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज कॉल सेंटर खुला है, क्योंकि मुझे साफ साफ आपके पीछे बातों की आवाज़ें आ रही थी। अब मैं थोड़ा परेशान हुआ और उसे कहा कि मैं फ़ोन रखता हूँ और बस जल्दी से काम करके निकलता हूँ यहाँ से। अब मैं दोबारा बैठ के काम करने लगा, पर मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गया था उन तमाम चीज़ों की वजह से जो मेरे साथ हुई थी। थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि मेरे सामने कोई खड़ा है और मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मैं एकदम ऊपर देखता हूँ तो सामने कोई नहीं होता। मैं फिर से नीचे सर करके स्टैट्स देखने लगता हूँ तो फिर से फीलिंग होती है कि सामने कोई खड़ा है। मैं फिर देखता हूँ तो कोई नहीं होता। अब मैं इस डिस्ट्रैक्शन से बहुत परेशान हो रहा था, तो सोचा कि एक बार जाके पूरे कॉल सेंटर में चेक करता हूँ कि कोई अंदर तो नहीं आ गया, और अगर कोई नहीं हुआ तो इस बारे में नहीं सोचूंगा और अपना काम ख़त्म करके चला जाऊंगा। मैं मेन डोर खोलकर पहले एचआर के रूम में जाता हूँ, लाइट जलाता हूँ और चेक करता हूँ। रूम में कोई नहीं होता। फिर आईटी के रूम में जाता हूँ, लाइट जलाता हूँ पर कोई नहीं होता। फिर लंच रूम में, किचन में और वॉशरूम्स में, पर वहाँ भी कोई नहीं होता। अब जब मुझे तसल्ली हो जाती है कि मेरे अलावा कोई नहीं है कॉल सेंटर में, तो मैं वापस आने के लिए पलटता हूँ, ये सोचते हुए कि मुझे शायद वहम हो रहा था। अब जब मुझे तसल्ली हो जाती है कि मेरे अलावा कोई नहीं है कॉल सेंटर में, तो मैं वापस आने के लिए पलटता हूँ, ये सोचते हुए कि मुझे शायद वहम हो रहा था कि मुझे अपने पीछे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। मैं पलटता हूँ तो एचआर के रूम का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा होता है। मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ हो जाता हूँ कि ये दरवाज़ा कैसे खुल रहा है कि एकदम एचआर के रूम की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। मेरी सिक्स सेंस मुझे भागने का कहती है, तो मैं फ़ौरन भागकर वापस क्यूबिकल की तरफ आता हूँ और फ्लोर के मेन डोर को लॉक कर देता हूँ। तो मुझे अपने पीछे एक हंसी की आवाज़ आती है। मैं क्यूबिकल में आ जाता हूँ और अब मेरी नज़रें एचआर के रूम की तरफ जम जाती हैं, जिसे मैं ग्लास डोर से देख सकता था। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा होता है। जब मैंने वहाँ देखा था तो कोई नहीं था, तो दरवाज़ा कैसे खुला और लाइट्स कैसे ऑन हुई? अब देखते ही देखते एचआर के रूम की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। मैं घबरा के अपनी मंगेतर को कॉल करता हूँ और कहता हूँ कि मैं कॉल सेंटर से निकल रहा हूँ और मुझे 10-15 मिनट बाद चेक कर लेना कि मैं निकला या नहीं, और बग़ैर कुछ सुने फ़ोन रख देता हूँ। खौफ मुझ पर बुरी तरह तारी हो चुका था, क्योंकि मैं अब हर चीज़ को साथ जोड़ रहा था कि कैसे मुझे छत पे कई लोगों के साथ होने का एहसास हुआ, कैसे खुद ब खुद कॉल मिल गई थी और कैसे किसी ने एशट्रे हटा दी थी। अगर आप लोग बस सोचो और इमेजिन करो कि उस वक्त क्या हाल होगा मेरा, कि मैं इस कॉल सेंटर में अकेला था, कोई भी नहीं था, या ये कहूँ कि कोई इंसान नहीं था, पर कोई और मखलूक आ गई थी जिनको मैं अपनी लाइफ में पहली बार महसूस कर रहा था और जो वाज़े साइंस शो कर रही थी, तो मेरी क्या फीलिंग होगी। मैंने अपना बैग और फ़ोन उठाया और बस यही सोचने लगा कि निकलूं कैसे। निकलने के लिए तो मुझे एचआर रूम को क्रॉस करना पड़ेगा और वहाँ तो कोई है, और ये सोचने लगा कि लिफ्ट में जाऊं या सीढ़ियों से भागूं। ये सारे ख्याल मेरे जहन में जल्दी जल्दी आ रहे थे, या ये कहूँ कि मेरा दिमाग इन्हें जल्दी जल्दी प्रोसेस कर रहा था।
और मैं क्यूबिकल में अपना बैग और फ़ोन उठाए एक कोने में जमा खड़ा था। मैं बहुत शर्मिंदगी के साथ आपको बता रहा हूँ कि मुझे दुआएं या आयतुल कुर्सी सही तरह नहीं आती थी, तो उस वक्त मैं अपने आप को बेबस सा फील कर रहा था। नज़रें मेरी ग्लास के दरवाजे पे ही जमी थी कि मेरे सामने हेवले सिलुएट से बनने लगे, और एक नहीं बहुत सारे, और वो एक रूम से दूसरे रूम में जाने लगे जैसे भाग रहे हों। और फिर आईटी रूम, कॉरिडोर, सबकी लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। मैं बस ज़ोर ज़ोर से अल्लाहु अकबर कहने लगा, और ये अल्लाहु अकबर की आवाज़ें बुलंद करते करते मुझ में हिम्मत आई। मैं आहिस्ता आहिस्ता क्यूबिकल से उसी तरफ देखते हुए निकला जहाँ हेवले थे, और फिर मैंने मेन ग्लास डोर अनलॉक किया और उसका हैंडल ज़ोर से पकड़ लिया और डोर के पास से अल्लाहु अकबर चीखने लगा। कॉरिडोर की लाइट्स ऑन ऑफ होना बंद हुई, और फिर सिर्फ थोड़ी देर के वक्फे से रूम की लाइट्स ऑन ऑफ होती गईं, और फिर वो भी ऑन ऑफ होना बंद हुई, और बस अब एचआर के रूम की लाइट्स ऑन रह गईं। इस वक्त मेरी सिक्स सेंस ने महसूस किया कि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है और मुझे अब भागना चाहिए बाहर। तो मैंने ज़ोर ज़ोर से अल्लाहु अकबर की आवाज़ें लगाईं और तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ भागना शुरू किया, और चीज़ों से टकराता हुआ, ठोकरें खाता हुआ तेज़ी से सीढ़ियों उतरा, और कॉल सेंटर से बाहर निकलकर उससे बहुत दूर जाकर रोड की तरफ आ गया। मैं अपने घुटनों पे हाथ रखकर बुरी तरह हाँफने लगा, सांस लेने की कोशिश करने लगा, क्योंकि मुझे सही से सांस भी नहीं आ रही थी। बुरी तरह खांस रहा था, और खांसते खांसते उल्टी भी कर दी मैंने अपना फ़ोन उठाया और अपने दोस्त को कॉल की, जिसका एक कैफ़े होता था। तो मुझे पता था कि इस वक्त वो जाग रहा होगा। हाँफते हुए उससे आने का कहा कि अभी आ जाओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। वो पूछता रहा कि क्या हुआ है, पर मैं कुछ भी तफसील बताने की कंडीशन में नहीं था। उसने फ़ोन रखा और आने के लिए निकल गया, और उस वक्त मुझे याद आया कि गाड़ी की चाबी और वॉलेट तो ऊपर ही ड्रॉर्स में रह गया है, और गाड़ी की चाबियों के साथ ही सेंटर की चाबियाँ भी थी। पर मैं वहाँ दोबारा नहीं जाने वाला था, तो मैं और दूर हो गया सेंटर से, और ऐसी जगह ज़मीन पे बैठ के सेंटर को देखने लगा जहाँ से मुझे वो सही से नज़र आए। प्यास से मेरा हलक सूख रहा था। मैं अब थोड़ा काम हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि जब मैं नीचे आने के लिए भागा था तो कॉरिडोर में ऐसा लगा कि कोई मुझे खींच रहा हो, और फिर सीढ़ियों पे से जब मैं नीचे भाग रहा था तो जैसे कोई मेरे पीछे भाग रहा था। सोच सोच कर मुझे खौफ आने लगा, पर मैं वहीं ज़मीन पे बैठकर अपने दोस्त का वेट करता रहा। मेरी मंगेतर की भी कॉल्स आने लगी, पर मैंने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि मुझसे बात ही नहीं हो पा रही थी। मेरा दोस्त आया तो मैंने उसे रोते हुए सब कुछ बताया कि मैं किस तरह जान बचा कर आया हूँ। उसने दिलासा ही दिया और कहा कि मेरा वॉलेट और चाबियाँ लेने ऊपर जाना तो ठीक नहीं होगा, इसीलिए अल्लाह के भरोसे सब छोड़कर सुबह देखते हैं। और मैं वहाँ से उसके साथ उसके घर चला गया। मेरा सर दर्द से बुरी तरह फट रहा था, और मैंने रात उसके घर गुजारी, पर मुझे एक सेकंड के लिए भी नींद नहीं आई, और मैं इस तरह रिएक्ट कर रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा नींद में डर से उठकर रिएक्ट करता हो। फजर का वक्त हुआ तो मेरा दोस्त मुझे मस्जिद ले गया और मौलवी साहब को मेरा वाक़या बताया। मौलवी साहब ने दम किया तो मेरे दिल को सुकून आया, और फिर मैं उसके घर जाकर सो गया। मेरे दोस्त ने ही सुबह किसी को भेजकर मेरा वॉलेट और चाबियां मंगवाई और कॉल सेंटर भी लॉक करवा दिया, पर उसे ये नहीं बताया था जो मेरे साथ हुआ, वरना कोई नहीं जाता। मैंने अपना रेजिग्नेशन संडे को ही ईमेल कर दिया और कॉल सेंटर की चाबियां भी भिजवा दी, और उसके बाद मुझे बहुत कॉल्स आईं रेजिग्नेशन के बारे में डिस्कस करने के लिए, पर मैंने कोई कॉल नहीं उठाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ उसके बाद कुछ नहीं हुआ, पर मैंने उस जगह के बारे में जानने के लिए कभी वहाँ किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं किया। और अब मैं एक डे जॉब करता हूँ जहाँ मैं टाइम से जाता हूँ और टाइम से आता हूँ। अगर आपके साथ भी कोई वाक़या
काम के दौरान, घर में, जॉब पे, ट्रैवल करते हुए या कभी भी हुआ हो तो मुझे ईमेल पे भेज दो। मैं उसे अपने चैनल पे शेयर कर दूंगा। और अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी और आपको नई हॉरर स्टोरीज के नोटिफिकेशंस। अब मिलते हैं अगली कहानी में। फिर मिलते हैं।